नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सबसे पहली जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। अब खुदा ना करे कि किसी की नौकरी चली जाए और अपने परिवार और जिम्मेदारियों का सोच सोच कर वो दिन रात घुलता रहे। घर का खर्च कैसे चलेगा, घर और कार की EMI कैसे चुकाएंगे, लोन वसूली के लिए बैंकों के टॉर्चर वाले फोन कॉल्स को क्या जवाब देंगे, कहीं कार और घर तो जब्त नहीं हो जाएंगे। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे किसी भी हालात से गुजरने वालों का सरकार ख्याल रखने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार दिवालिया कानून में बदलाव करने जा रही है। जो लोग किसी वजह से अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक्स उन्हें एकमुश्त रकम देकर लोन चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा, बल्कि आसान शर्तों पर किश्तों में ही पैसे लेगा। नए नियम में किसान से लेकर दुकानदार तक सब शामिल हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ इंडियन बैंक के MD and CEO किशोर खरात साहब जुड़ गए हैं। खरात साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सर, सरकार जो इंडिविजुअल्स के लिए नए बैंकरप्सी नियम पर विचार कर रही है, ये आइडिया आपको कितना व्यावहारिक लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है इंडिविजुअल्स के इसका, लेकिन जो IBC में जो हमने देखा था कि इंडिविजुअल्स को ये DRT प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे। तो DRT जो है वो पहले से ही काफ़ी प्रेशर में है और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर ये इंडिविजुअल्स जो है उसमें अगर हम IBC का प्रोविजन एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि इसमें एकदम ज़्यादा बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं और वो मेरे हिसाब से borrowers एज वेल एज बैंक दोनों को भी एक्चुअली बेनिफिशियल होगा। सर, क्या इस तरह के नियम आने से बैंकों के जो रिटेल लोन में NPA की दिक्कत है उससे उबरने में मदद मिलेगी? क्या सोचते हैं आप? हाँ, जरूर मिलेगी। वैसे देखा जाएगा तो रिटेल लोन्स में NPA का जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है आजकल, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो वो थोड़ा सा चेक हो जाएगा इंसॉल्वेंसी रूल्स आने के बाद। रिटेल लोन में वैसे तो NPA कॉर्पोरेट के मुकाबले कम पाया जाता है, फिर भी अगर किसी तरह के रिटेल में NPA है सर, तो इस तरह के नियम लाकर क्या उसे और कम किया जा सकता है? इस प्रकार के नियम लाके जरूर उसमें कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो रिटेल पोर्टफोलियो होता है वो मेजॉरिटीली हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, मॉर्गेज लोन, इस प्रकार के इंडिविजुअल्स को लोन दिए जाते हैं। तो मोस्टली अगर एक आध दूसरा प्रोडक्ट हमारा देखा जो अनसिक्योर्ड बेसिस पे होता है, मोस्टली ये सिक्योर्ड बेसिस पे होता है। तो इसलिए अगर IBC में इंसॉल्वेंसी कोड में अगर हमको जाना पड़ा तो मेरे ख्याल से रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और बट लेकिन इसमें एक ही है कि एक थोड़ा सा इंडिविजुअल्स जो है उसके लिए कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है। आज जैसे NPA borrowers हमारे होते हैं, वो पेमेंट करने के बाद एटलीस्ट एक सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर नहीं रहता है। IBC में शायद वो इट इज एज गुड एज डिक्लेयरिंग विलफुल डिफॉल्टर, यू नो। तो वो प्रेशर भी बना रहेगा बारोवर्स के ऊपर भी। वो भी चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द जो है वो रिपेमेंट कर दे, या कहीं प्रकार से ऐसा बैंक के साथ सेटलमेंट करके ये रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसे नियम तो बन जाएंगे, लेकिन लीगल सिस्टम क्या और आपको नहीं लगता है कि तेज होना चाहिए, खासतौर पर ऐसे मामलों के लिए? हाँ, लीगल सिस्टम के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो ये इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स अगर DRT प्लेटफॉर्म में अगर लेके जाने हैं तो मेरे ख्याल से DRT के बेंचेस बढ़ाने पड़ेंगे। आज वैसे भी DRT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है रिजोल्यूशंस के लिए। और दूसरे जो जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वगैरह जो परमिशंस लेनी होती है उसमें काफ़ी देरी होती है। तो इसकी वजह से सरफाइसी के अंदर जो हम रिकवरी के उम्मीद रखते थे उसमें भी काफ़ी डिले होता है, लेकिन IBC के थ्रू आने के बाद ये डिले शायद कम हो जाएगा। दूसरा, लीगल सिस्टम में ये भी देखना है कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में अगर कोई केस आ जाता है तो उसे थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर लीगल सिस्टम से किसी कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर उसके ऊपर
इंजंक्शंस आ गए, स्टेज आ गया, तो ये पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। सर, बैंक्रप्सी एक ऐसा ठप्पा है जो अगर किसी पर लग जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर लोगों को बहुत चोट पहुंचती है। क्या ऐसे नियमों के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर काफी बड़ा दब्बा लग जाता है उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर, तो इसलिए बारोअर्स भी काफी अलर्ट हो जाएंगे। और दूसरा, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो इंश्योर हो जाएगी। आज क्या था, बारोअर्स को मालूम था कि लीगल हमारे सिस्टम जो है उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होने की वजह से बारोअर्स थोड़े से एक चांस ले सकते थे, हमेशा चांस लेते हैं, और लीगल सिस्टम से रिकवरी होने के लिए काफी लंबा समय भी लगता है। लेकिन आईबीसी के थ्रू जाने के बाद एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगी, लोग अपने जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखने के लिए शायद ये डिफॉल्ट करना कम कर देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए भी। आगे बढ़ लेते हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद आज अहमदाबाद एनसीएलटी में एसआर स्टील के खिलाफ एसबीआई स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इंसॉल्वेंसी याचिका पर सुनवाई हुई। ट्राइब्यूनल ने आज सभी पक्षों की दलील सुनी और कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। पहले एनसीएलटी ने कंपनी को अपना विरोध शनिवार तक दर्ज कराने का वक्त दिया था, लेकिन एसआर स्टील ने थोड़ी और मोहलत मांगी थी, जिसका एसबीआई ने विरोध किया था। एसबीआई का कहना था कि गुजरात हाईकोर्ट में काफी लंबे समय तक सुनवाई चली है और उस दौरान एसआर स्टील के पास अपना विरोध तैयार करने के लिए काफी वक्त भी था। आपको बता दें कि एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अलग अलग याचिकाएं दी। एसआर स्टील पर बैंकों का 34,000 करोड़ रुपए बकाया है। मेरे साथ केतन जोशी ज्यादा अपडेट के लिए अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। केतन, क्या कुछ और खबर आपके पास है? देखिए, आज बहुत बड़ी दलील हुई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यह कहा कि हम एक ग्लोबल बैंक है और भारत की बैंकिंग सिस्टम में हम उनके फॉलो नहीं करते, तो डायरेक्ट है वो एसआर स्टील के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और ये बात एसआर स्टील भी जानता था, तो उन्होंने अपनी ये दलील रखी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दलील ये रखी कि 25 ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाने की एक जिम्मेदारी ली थी एसआर स्टील ने, ताकि उनका केस है वो आईबीसी के तहत न आए, लेकिन वो एक भी मुद्दा उन्होंने सुलझाया नहीं। और एसआर स्टील ने इनके खिलाफ ये कहा कि देखिए, ये एक टेक्निकल इश्यू है, जब ये बैंकों का पूरा समूह बना उनकी सिग्नेचर थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की सिग्नेचर उसमें नहीं थी, इसलिए ये पूरा केस है वो इनवैलिड गिना जाएगा। इस तरह की उन्होंने अपनी दलील रखी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब से आईबीसी में आने की अर्जी दी है उस दिन से आज तक की तारीख नहीं गिनी चाहिए, हम फ्रेश डेट चाहते हैं, मतलब आज से चाहते हैं, ताकि हमें लंबा समय मिले। तो ये सारी दलील सुनकर जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने कल तक का एक समय मुकर्रर किया है, और कल दोपहर में वापस इसके ऊपर दलील शुरू होगी और तय होगा एसआर स्टील का आगे का भविष्य। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और बात बाजार की कर लेते हैं। तो हफ्ते के पहले दिन बाजार में नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी 10,000 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया। वहीं बैंक निफ्टी भी 24,400 के रिकॉर्ड के ऊपर बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 217 की बढ़त के साथ 32,246 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 9,966 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में की तेजी में सबसे बड़ा योगदान आरआईएल, आईटीसी, टीसीएस, इंफोसिस और बैंक शेयरों का रहा। रियल्टी और मेटल को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं हेल्थ केयर शेयरों में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला। आई थिंक मार्केट अर्निंग से कहीं आगे निकल चुका है, और जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, मुझे लगता है कि मार्केट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग व्हाट FY19 अर्निंग्स वुड बी। मेरा ये मानना है कि अगर आप FY19 के भी अर्निंग्स को फैक्टर इन कर दें तो भी मुझे लगता है कि फ़िलहाल मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली यहाँ पे बहुत कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए अगर वो निवेश करने की बात के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट इज डेफिनेटली मूविंग हायर फ्रॉम करंट लेवल्स आल्सो, तो अपवर्ड बायस जारी रहेगा। इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है और भी इंप्रूवमेंट की संभावना है। कॉरपोरेट अर्निंग्स जिसको लेके शंका है हम लोगों का, वहां जरूर इंप्रूवमेंट आने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। इस क्वार्टर में मिक्स रिजल्ट्स आएंगे, शायद अगले क्वार्टर्स में भी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स मॉनसून में दबे रहते हैं, तो मे बी थर्ड फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स अच्छा प्रदर्शन चालू होगा और री रेटिंग जैसा बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। हम लोग का उम्मीद है बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल
तो लंबी अवधि के निवेशक के लिए एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और एचडीएफसी बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी का मुनाफा और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज से आय 20% बढ़ी है, लेकिन एनपीए और प्रोविजनिंग के मोर्चे पर चिंता बढ़ी है। कंपनी का कहना है कि किसानों की कर्जमाफी की वजह से एनपीए और प्रोविजनिंग पर दबाव दिखा है। सालाना आधार पर देखें तो प्रोविजनिंग दोगुनी हुई है। तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग 24% बढ़ी है, जबकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही बढ़ोतरी देखी गई है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी कि रेरा पूरे देश में 1 मई से लागू हो गया है और 31 जुलाई तक नियमों के हिसाब से रेगुलेटर के पास सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन बिल्डर्स इससे बचने के लिए नई पैंतरेबाजी शुरू कर रहे हैं। कुछ बिल्डर्स ने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इसके तहत शामिल करने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेरा की राह की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। अभी तक कई राज्यों में रेगुलेटर अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो अभी तक रूल्स को भी नोटिफाई नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक वेबसाइट तक नहीं बनी है। सवाल यह है कि आखिर 31 जुलाई तक सारे प्रोजेक्ट रजिस्टर होंगे कैसे? ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर का यह सबसे बड़ा रिफॉर्म कानूनी मसलों और राज्यों की लेट लतीफी में फंसकर तो ना रह जाए। क्या रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन आ रहे हैं? क्योंकि 2016-2017 के दौरान 25 लाख रुपए से कम के होम लोन के डिसबर्समेंट में 33% का इजाफा हुआ। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी के मुताबिक कुल होम लोन लेने वालों में 76% ऐसे लोगों की संख्या थी जिन्होंने 25 लाख रुपए से कम लोन लिया। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी रही। आपको बता दें कि एनएचबी सरकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से डेटा जमा करता है। एनएचबी के मुताबिक अफोर्डेबल घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है। ओएनजीसी और एचपीसीएल मर्जर का काम इस साल पूरा हो जाएगा। जी बिजनेस से खास बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी मर्जर संभव है। धर्मेंद्र प्रधान से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। सरकार ने पिछले हफ्ते ही एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ मर्ज करने का फैसला लिया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, आगे जो रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से वैल्यूएशन होगा और किस तरह का ये मर्जर होगा? दीपम आने वाले दिनों में इसकी वैल्यूएशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एजेंसियों को काम पे लगाएगी। आने वाले दिनों में इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाया गया, हाई पावर कमेटी बनाया गया है वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं मानता हूं इस प्रकार की रीअलाइनमेंट, फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट देश की अर्थनीति के लिए, देश की ऊर्जा सेक्टर में एक बड़ा कदम होगी। सर, एचपीसीएल के मर्जर के बाद सर इसको अगर इंटरनेशनली देखें तो कितना ब्रांड कितना मजबूत होगा और साथ ही से आम आदमी को या कंट्री को क्या फायदा होगा? सर देखिए, भारत अपने आप में एक बड़ी बाजार बन चुकी है। विश्व की आने वाले 25 साल की इंक्रीमेंटल ग्रोथ की 25% भारत में ही होने वाला है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जो और अफ्रीका में जो इमर्जिंग मार्केट आ रहा है, वो सारे लोग भारत की कंपनियों के प्रति बड़े आस्था से दिख रहे हैं। ईएनपी हो या मार्केटिंग हो या पेट्रोकेमिकल में हो या रिफाइनिंग में हो। ओएनजीसी एक विश्वसनीय व्यवस्था विश्व की ईएनपी इंडस्ट्री में है। ओएनजीसी और एचपीसीएल जैसे मार्केटिंग कंपनी की सिनर्जी एक होलिस्टिक सॉल्यूशन भारत की बाजार को भी देगा, बाहर की बाजार को भी देगा। आय कम दिखाकर सरकार को चूना लगाने वाली भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समेत 6 टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंज लिस्टेड टेलीकॉम कंपनियों से इस बारे में सफाई मांगी जा सकती है। दरअसल सीएजी के ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 6 टेलीकॉम कंपनियों ने अपना सालाना रेवेन्यू कम कर दिया, जो कि 61,000 करोड़ रुपए होता है, जिससे सरकार को स्पेक्ट्रम चार्जेस और लाइसेंस फीस के तौर पर 7,697 करोड़ की चपत लगी। इन टेलीकॉम कंपनियों पर 4,531 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंटरेस्ट भी बकाया है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को कुल 12,229 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने हैं।
महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी के लिए आज से अर्जी दे सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य भर में अर्जियां देने के लिए 25,000 हेल्पलाइन ऑनलाइन हेल्पलाइन सेंटर्स भी बना दिए हैं। किसानों को अर्जियां देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। किसानों को अर्जी के साथ साथ अपना आधार नंबर देना भी जरूरी होगा। किसानों को अर्जी के लिए नाम, आधार नंबर, जिस खाते से लोन लिया और अदा नहीं कर पाए उसका नंबर, पत्नी और अवयस्क बच्चों के खातों का नंबर भी भरना होगा। साथ ही साथ ये भी लिखित में देना होगा कि राज्य सरकार ने कर्ज माफी योजना के लिए जो पैमाना तय किया उसके तहत वो योग्य है। स्कीम के तहत 20,000 रुपए से अधिक वेतन वाली सरकारी कर्मचारी, राजनेता और 10 लाख से ज्यादा की गाड़ियों के मालिकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए अब अमेजन भी मैदान में कूद पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अमेजन ने फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए 7 से 8 करोड़ डॉलर यानी करीब 466 से 532 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। अमेजन भारत में अपने अमेजन पे को मजबूत करने के लिए फ्रीचार्ज को खरीदना चाहती है। अमेजन ने अभी अमेजन इंडिया के ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ डॉलर का निवेश किया, जिसमें 130 करोड़ रुपए अमेजन पे के लिए अलॉट किए गए। फ्रीचार्ज स्नैपडील की सब्सिडरी कंपनी है और फ्रीचार्ज को बेचकर स्नैपडील अपने घाटे को कम करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए अमेजन के अलावा एक्सिस बैंक, पेटीएम और एयरटेल मनी भी रेस में है। सैमसंग का गैलेक्सी नोट 8 फोन अगले महीने आने के लिए तैयार है, लेकिन इसने अभी से ही बज क्रिएट कर दिया है। नोट 8 में कुछ नए और एडवांस फीचर्स हैं। तो बड़ा सवाल ये कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को लेकर जिस तरह कंपनी की साख को बट्टा लगा, लोगों का भरोसा टूटा, क्या गैलेक्सी नोट 8 से वो भरोसा वापस आएगा? अपने पिछले अनुभव को भुलाते हुए सैमसंग एक बार फिर अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 8 दुनिया के सामने लाने वाला है। आइरिस स्कैनर, डुअल लेंस रियर फेसिंग कैमरा और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जैसे कुछ खास फीचर्स के साथ सैमसंग अपने ग्राहकों को दोबारा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही सैमसंग वायरलेस ईयर प्लग्स डेवलप करने पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी ये वायरलेस ईयर प्लग्स आने वाली डिवाइसेस गैलेक्सी नोट 8 में पेश कर सकता है। ये ईयर प्लग्स एप्पल के वायरलेस एयरपोर्ट्स जैसे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट बिक्सबी से लैस होंगे। हालांकि सैमसंग के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि बाजार में मौजूद आईफोन 7 और गूगल पिक्सल जैसे स्मार्टफोन हैं। साथ ही इस साल एप्पल और गूगल अपने आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन से सैमसंग की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या सैमसंग अपने गैलेक्सी नोट 8 से ग्राहकों का दिल दोबारा जीत पाता है या नहीं। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। दिल्ली और मुंबई में झमाझम बरसात हो रही है और बरसात के इस मौसम में कहर बनकर टूट रहा है स्वाइन फ्लू। साल 2009 में महामारी बनकर तबाही मचाने वाला स्वाइन फ्लू इस साल एक बार फिर लौटा है। इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से देश भर में 600 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12,500 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले H1N1 वायरस की चाल अब बदल चुकी है। पहले बीमारी सुअर से फैलती थी, लेकिन अब ये इंसान से इंसान में फैल रही है। यही वजह है कि देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में अब तक स्वाइन फ्लू के 2000 से ज्यादा मामले आए हैं, जिनमें से 284 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल में स्वाइन फ्लू के 1000 से ज्यादा मामले आए हैं और अब तक 63 मौतें हो चुकी हैं। तेलंगाना में करीब 1450 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में 289 केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 75 मौतें हो चुकी हैं। वहीं राजस्थान में स्वाइन फ्लू की वजह से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली की बात करें तो 9 जुलाई तक यहां भी 4 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्वाइन फ्लू सांस से जुड़ा एक संक्रामक रोग है, जो टाइप ए वायरस की वजह से होता है। यह वायरस शरीर में प्रदूषित हवा को सांस के जरिए अंदर लेने से या फिर किसी प्रदूषित सतह को छूने के बाद, आंख, नाक या मुंह को छूने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण कॉमन वायरल से मिलते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तेज बुखार, सुस्ती, बहती नाक, गले में खराश, खांसी, डायरिया और उल्टी इस बीमारी के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इसका इलाज लक्षणों के मुताबिक ही होता है।
डॉक्टरों के मुताबिक लोग देर से अस्पताल पहुंचते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों की मौत हो रही है। बीमारी के लक्षण दिखते ही मरीज को तुरंत स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा टैमीफ्लू दे दी जाए तो बड़ी तादाद में मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए अगर बुखार लंबे समय तक रहे तो उसे नजरअंदाज ना करें और अगर सांस लेने में किसी तरह की भी तकलीफ महसूस हो तो देर किए बिना तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोकलाम विवाद पर चीन ने भारत को खुली धमकी दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन की सुरक्षा के लिए पीएलए का संकल्प अडिग है। डोकलाम विवाद को लेकर चीन ने भारत को खुली धमकी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए पहले शर्त है कि भारत सीमा से सैनिक हटाए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि भारत समस्याओं को किस्मत और अवास्तविक हालात पर न छोड़े। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि पहाड़ को हिलाना आसान है, पीएलए को नहीं। हमारी सेना पीएलए को देश की सीमा की रक्षा करना आता है। पीएलए के 90 सालों का इतिहास दिखाता है हमारी शक्ति बढ़ी है। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि हमारी सेना का संकल्प अडिग है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूरे प्रांत की शांति और स्थिरता सीमा पर निर्भर करती है। 立即将越界的边防人员撤回边界线的印方一侧，这是我们解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国和两国人民的根本利益。 चीन के इस आक्रामक रवैये का कड़ा विरोध हो रहा है। वहीं शिवसेना का कहना है कि हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। चीन की इस तरह की धमकियां भारत के लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म विश्लेषण का कारण है कि क्यों आज चीन जैसा मुल्क जो हमारे बराबर था कभी, आज इतना आगे बढ़कर हमको धमकी दे रहा है और हमारी क्या स्थिति है, तो क्यों नहीं हम अपने को इतना ताकतवर बनाएं कि कल चीन भी हमारी आवाज सुने। चाइना हो, पाकिस्तान हो और कोई भी हो, इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो उससे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। सबसे पहले हमारी तैयारी कितनी है। देखिए, मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत फेलियर की तरफ जा रहे हैं। चाहे चाइना का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो। डोकलाम 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो चीन की चुंबी वैली से सटा हुआ है। डोकलाम भारत के सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास है, जिसे ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामा किया और हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसद वेल तक आ गए, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। और जो इन्होंने शून्यकाल में कांग्रेस सांसद हंगामा करते करते लोकसभा में वेल तक आ गए। हालात ये बन गए कि कांग्रेस सांसदों ने सदन में कागज उछाले और स्पीकर पर फेंक दिए। स्पीकर सुमित्रा महाजन की बार बार अपील को भी कांग्रेस सांसदों ने अनसुना कर दिया। कांग्रेस सांसदों का हंगामा जारी रहने पर लोकसभा स्पीकर ने गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव और एम.के. राघवन को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। चिट्ठी लिखने के अलावा अभी तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा है। केंद्र सरकार जवाब दे इस पे। तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, हमें नजरअंदाज किया जा रहा था और हम विभिन्न प्रकार से हम ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे थे कि चर्चा आज शुरू करें, लेकिन सत्ता पक्ष में इतनी अहंकार है कि उन्होंने चर्चा शुरू करने से साफ इनकार कर दिया। पेंशन के बिहार पर ही इस बात को तो हाईलाइट हो रहा है कि आखिर हम किस लिए सस्पेंड हुए। मॉब लिंचिंग के लिए सस्पेंड हुए। भेड़ तंत्र के द्वारा जो पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, युवाओं की हत्याएं हो रही है, गौ रक्षा के नाम पर इंसानियत को खून खराबे में लेके जाया जा रहा है। हम उन बातों को अगर उठाने के लिए सस्पेंड हुए हैं तो मुझे भगत सिंह भी याद है। और इस तरह की अगर गलती बार बार करनी पड़ेगी तो बार बार करेंगे। आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने मॉब लिंचिंग पर बहस की मांग की। लोकसभा स्पीकर ने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बात रखने का मौका देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सांसद स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। जैसे सुरेश कोड़ी कन्निल ने पेपर फेंक रहा है, ये जेल के खिलाफ बहुत बड़ा असमान है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसके बारे में कार्रवाई करें। ये पूरा सदन इसका निंदा करती है। और जो इन्होंने डीओपी। तो न्यूज़ एट 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी मृत्युंजय के साथ।